Welcome to Major HS Kalsi's Balnu Academy. I'm Mr. Devesh, your biology faculty. Today we are going to discuss PYQ of Biology CDS 2024 second, ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाए किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस जगह से क्वेश्चंस पूछे गए थे, इनकी वैरायटीज क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर सीडीएस रिटन एग्जाम बायोलॉजी 2024, जो आपके 2024 में सेकंड एग्जाम जो हुआ था बायोलॉजी का, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सीडीएस 2024 सेकंड रिटन एग्जाम ऑफ बायो। The first question says, which one among the following is not a micronutrient for plant? Not a micronutrient। अब बेसिकली माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है? देखो, माइक्रो का मतलब होता है कम या छोटा, न्यूट्रिएंट का मतलब होता है जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स से हम। तो बेसिकली ये क्वेश्चन बोल रहा है हमें कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बेसिकली प्लांट के लिए क्या है आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट जो कि कम अमाउंट में चाहिए बेसिकली प्लांट्स को। ठीक है, अगर मैं बात करूं आयरन, मैंगनीज, मैग्नीशियम और क्लोरीन, इन सब में से क्या होता है बेसिकली सबसे ज्यादा जो होता है, आप क्या कह सकते हो कि आयरन भी आपके प्लांट को अच्छी खासी क्वांटिटी में चाहिए होता है। ठीक है, आपके मैंगनीज भी, आपका क्लोरीन भी, ये सब तो बेसिकली उनको वाटर के थ्रू अच्छा खासा अमाउंट में मिल जाता है। ठीक है, और ये बेसिकली सब क्या है आपके, चाहे आयरन है, मैंगनीज है या क्लोरीन है, ये तीनों ही आपके प्लांट के लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट है। मैक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब है जो कि ज्यादा अमाउंट में चाहिए, प्लांट को ज्यादा अमाउंट में चाहिए ताकि वो अपने फंक्शंस परफॉर्म कर पाए। ठीक है, तो बेसिकली क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं, मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम भी आप कह सकते हो कि एक तरीके का नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट, नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। ठीक है, और बेसिकली अगर मैं ऊपर तीनों को कंपेयर करूं माइक्रोन्यूट्रिएंट से, तो ये जो है बेसिकली आपका आयरन, मैग्नीज और क्लोरीन, ये तीनों के तीनों आपके क्या है माइक्रोन्यूट्रिएंट है, और आपका अकेला मैग्नीशियम क्या है आपका नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट, या मैक्रोन्यूट्रिएंट आप कह सकते हो। तो बेसिकली इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है प्लांट को बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। ठीक है, क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है। मैक्रोन्यूट्रिएंट बेसिकली आपके प्लांट को किसी भी एनिमल को ज्यादा रिक्वायरमेंट में चाहिए हो। जैसे अगर मैं बात करूं मिनरल्स आपके दो टाइप के होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। अगर मैं हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट में बात करूं तो जैसे कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सोडियम हो गया, ये सब हमारी बॉडी में कैसे होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। मतलब हमारी बॉडी में ये पर डे 100 mg से ज्यादा चाहिए पर डे। अगर कोई भी आपका मिनरल 100 mg पर डे से कम अमाउंट में चाहिए होता है रोज, तो वो क्या होता है आपका माइक्रो, और अगर 100 mg पर डे से ज्यादा चाहिए होता है तो वो क्या होता है आपका मैक्रो। ठीक है, तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपका एक माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है प्लांट के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइलम इन द प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ, जाइलम जो होते हैं प्लांट के अंदर किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं। अच्छा, तो बेसिकली एक बात देखते हैं हम, जाइलम काम कैसे करता है। आपका लीफ है, ये लीफ में ना छोटे छोटे पोर होते हैं, उनको बोलते हैं स्टोमेटा, इनको बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या काम करते हैं, देखो जैसे आपका स्टोमेटा ऐसे ओपन होता है ना, तो आपके प्लांट के अंदर जो गैसेस होता है वो एक्सचेंज हो जाते हैं एनवायरमेंट से, उसको हम क्या बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू स्टोमेटा इज आल्सो नोन एज ट्रांसपीरेशन। ठीक है, अच्छा, अब जाइलम जो होते हैं जैसे कि मान लो ये आपका नीचे जाकर के क्या है, नीचे रूट्स है, रूट्स ने पानी आपके एब्जॉर्ब करे, और रूट कहाँ चला गया आपके प्लांट बॉडी के अंदर। प्लांट बॉडी के अंदर आपका एक फैक्टर होता है, उसका क्या नाम होता है जाइलम। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे मैं फैक्टर बताता हूँ जाइलम काम कैसे करता है। जैसे ही आपके स्टोमेटा के पोर्स ओपन हुए तो ना एक सक्शन क्रिएट करते, मतलब एक सक्शन क्रिएट करते ताकि जैसे नीचे से पानी ऊपर सक करे। ठीक है, इसी प्रोसेस को बोला जाता है आपका ट्रांसपीरेशनल पुल। आपके स्टोमेटा खुलने के बाद जो सक्शन क्रिएट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं ट्रांसपीरेशनल पुल। जाइलम जो होता है वाटर को कैरी करके एक सिंगल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ले जाता है,
सिंगल डायरेक्शन में। जाइलम हमेशा यूनिडायरेक्शनली काम करता है, ये बाय डायरेक्शनली काम नहीं करता, ये मल्टी डायरेक्शन काम नहीं करता, ये यूनिडायरेक्शन काम करता है। क्यों? ट्रांसपिरेशनल पुल कौन लगाएगा? आपका लीफ। और लीफ कहाँ पे होते हैं? मेनली ऊपर ही होते हैं लीफ आपके, तो जिसकी वजह से जाइलम का काम करने का डायरेक्शन में क्या होता है? एक ही डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ। ठीक है, एक बात बताओ, नीचे जो पानी है, पानी में तो आपके मिनरल्स भी डिसॉल्व होंगे, तो अगर जाइलम पानी को ऊपर ले जा रहा है तो पानी के अंदर जो मिनरल्स प्रेजेंट होंगे उनको भी तो ऊपर ले जाएगा ना। तो जाइलम का जो मेन काम होता है वो खाली वाटर, अकेले वाटर का नहीं होता, गैसेस का नहीं होता, फूड का नहीं होता। जाइलम जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो वाटर का भी ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, उनके अंदर जो डिसॉल्व मिनरल होते हैं उनका भी ट्रांसपोर्टेशन करवाता है जाइलम। ठीक है, तो आपका जो एक्यूरेट आंसर होगा वो क्या होगा? आपका ऑप्शन बी। लेकिन बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वाटर और वाटर डिसॉल्व मिनरल्स में। तो याद रखना ये कि सॉइल में जो कि आपके मिनरल्स एम्बेब्ड होते हैं या डिसॉल्व होते हैं, पानी के साथ मिक्स हो जाते, डिसॉल्व हो जाते हैं, और जाइलम वही तो ऊपर कैरी करके ले जाता है। तो अगर मैं पानी की बात करूंगा तो मिनरलाइज्ड वाटर होगा, क्योंकि इसमें मिनरल्स भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो जाइलम जो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, किसके लिए? वाटर और डिसॉल्व मिनरल्स के लिए। ठीक है, और ये तो आपने समझ लिया ट्रांसपिरेशनल पुल, जैसे स्टोमेटा ओपन होता है वो एक सक्शन क्रिएट करता है, तभी पानी नीचे से ऊपर लेकर के जाता है। कौन? आपका जाइलम। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इनहिबिट्स द ग्रोथ एक्टिविटी इन प्लांट्स? ग्रोथ एक्टिविटी प्लांट को क्या करता है? सप्रेस करता है, इनहिबिट करता है। बेसिकली किसकी बात कर रहा है ये बात कर रहा है पीजीआई, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की, जो कि प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पीजीआई, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। अगर मैं ऑक्सिन की बात बताऊं तो ऑक्सिन क्या काम करता है? ये आपके टिप वाले प्लांट का लेंथ बढ़ाता है, मतलब मेनली आपके प्लांट की हाइट बढ़ाता है ऑक्सिन। ठीक है, और एपिकल डोमिनेंस भी शो करता है ये। ठीक है, साइटोकिनिन, साइटो मतलब क्या हो गया? सेल, किनिन मतलब डिवीजन। ये मेनली आपके प्लांट बॉडी के अंदर सेल डिवीजन में हेल्प करवाते, सेल डिवीजन में नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करवाते, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करवाते प्लांट बॉडी में। अब एब्सिसिक एसिड ये आपका क्या काम करवाता है? ये आपका एब्सिशन ऑफ ओल्ड लीफ, ओल्ड लीफ का एब्सिशन करवाता है। और क्या काम करता है ये जर्मिनेशन रोक देता है, इनहिबिट्स जर्मिनेशन। किसकी? जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड की जर्मिनेशन रोक देता है ये। अगर मैं बात करूं जिबरलिन्स, जिबरलिन्स आपके स्टेम की लेंथ बढ़ाता है। और क्या काम करता है? ये आपके बेसिकली सीड की जर्मिनेशन स्टार्ट करवाता है, सीड ग्रोथ करवाता है, सीड की जर्मिनेशन करवाता है। अगर आप इन चारों के फंक्शन देखोगे, ये ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, ये ग्रोथ में हेल्प मतलब बढ़ा रहा है, ग्रोथ बढ़ा रहा है, ये ग्रोथ कम कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, ये ग्रोथ बढ़ा रहा है। तो आपको क्या पूछा गया? पूछा गया कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि आपके प्लांट बॉडी में ग्रोथ एक्टिविटी कम कर देता है। अगर आप चारों के फंक्शन देखोगे, अगर आप चारों के फंक्शन देखोगे तो बेसिकली आप देख रहे हो कि ऑक्सिन भी ग्रोथ बढ़ा रहा है, साइटोकिनिन्स भी ग्रोथ बढ़ा रहा है, जिबरलिन्स भी ग्रोथ बढ़ा रहा है, बस एब्सिसिक एसिड है जो कि ग्रोथ नहीं बढ़ा रहा। ठीक है, एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को कम कर रहा है। तो आप कह सकते हो कि ग्रोथ एक्टिविटी कम कौन कर रहा है? आपका एब्सिसिक एसिड। ठीक है, अगर आप समझोगे भी कि एब्सिसिक एसिड कैसे आपके प्लांट का, बेसिकली प्लांट के लीव्स का एब्सिशन करवाता है, तो आप एक छोटा सा डायग्राम देख सकते हो। जैसे देखो होता क्या है, ये कोई आपका ओल्ड लीफ है, इसको हम क्या बोलते हैं? आपका जो लीफ होता है वो किसके थ्रू जुड़ा होता है? ब्रांचेस में। इसको हम क्या बोलते हैं? पीटियोल। जिस रीजन से जुड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पीटियोल। यहीं पर प्रेजेंट होता है आपका क्या? एब्सिसिक एसिड। यहीं पर प्रेजेंट होता है आपका एब्सिसिक एसिड। अब कोई भी ओल्ड लीफ है, देखो कोई भी ओल्ड लीफ होता है ना, उसमें फोटोसिंथेसिस ट्रांसपिरेशन का रेट बहुत कम हो जाता है। मतलब जैसे ही लीफ ओल्ड होने लगता है तो उसमें फोटोसिंथेसिस बहुत कम होने लग जाता है। तो प्लांट बॉडी सोचती है कि जब बेसिकली इसमें फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो गया तो उसको फालतू में वाटर और मिनरल्स ला करके क्यों दे, फूड ला करके क्यों दे। एब्सिसिक एसिड क्या काम करता है? इस पिटियोल के थ्रू इस लीफ के लिए वाटर और मिनरल कट कर देता है, लीफ के लिए वाटर और मिनरल कट कर देता है। इसकी वजह से
धीरे धीरे करके ये जो लीफ है ना अपनी पिगमेंटेशन लूज करने लग जाता है। पहले ग्रीन कलर का होता है, फिर क्लोरोफिल लूज कर देगा, फिर हो जाएगा आपके येलोइश कलर का, इसमें ज़ैंथोफिल होता है, फिर वो भी लूज कर देगा। तो फिर ना ये पतली फिल्म बन जाएगी। पतली फिल्म का मतलब है पतली लेयर या पापड़ी कह सकते हो आप। देखा है जो बहुत ओल्ड लीफ होते हैं ब्राउन कलर के, उसमें आप अगर आप इसे फिंगर एम्बेब्ड करोगे ना तो टूट जाता है। ठीक है, सेम ये होता कैसे है कि एब्सिसिक एसिड इस लीफ का सारा पानी निकाल देता है, एब्जॉर्ब, मतलब इसमें पानी आने नहीं देता, डिहाइड्रेट कर देता है लीफ को। तभी लीफ जो है बहुत वीक हो जाती है, इस वाले पार्ट्स बहुत वीक हो जाते हैं, जैसे हवा चलते टूट के गिर जाता है। तो बेसिकली आपके लीफ का एब्सिशन कौन करवाता है? एब्सिसिक एसिड। ये ग्रोथ इनहिबिशन में आता है, ग्रोथ कम हो रहा है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपका? एब्सिसिक एसिड। ठीक है, which of the following category of biomolecules does starch belong to? इन चार ऑप्शन में से बोल रहा है कि स्टार्च आपका किससे बिलोंग करता है, किससे। अगर आप देखोगे स्टार्च जो है, प्रोटीन मेनली किससे मिलकर के बने होते हैं? प्रोटीन आपके बने होते हैं अमीनो एसिड से मिलकर के। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड भी आपके दो टाइप के होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। आपको मालूम है एसेंशियल अमीनो एसिड्स ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि हमें बाहर से इनटेक करना पड़ता है, हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती। बेसिकली आपका एसेंशियल अमीनो एसिड जो होता है वो हम बाहर से इनटेक करते हैं। ठीक है, नॉन एसेंशियल ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, हमारी बॉडी में ही बनते हैं। लेकिन आपके स्टार्च जो है ना तो अमीनो एसिड में आ रहा है, ना इनमें से किसी में भी नहीं आ रहा, ना आपके प्रोटीन में आ रहा, मतलब स्टार्च आपके प्रोटीन से रिलेटेड तो नहीं है। ठीक है, दूसरा हम ऑप्शन देखते हैं, ऊपर नीचे करके देखते हैं। बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड आपके दो टाइप के होते हैं, डीएनए और आरएनए। और हमें मालूम है डीएनए और आरएनए दोनों ही मेनली किससे मिलकर के बने? आपके प्रोटीन से। मेनली किससे मिलकर के बने? आपके प्रोटीन। कार्ब्स का अमाउंट तो इसमें ना के बराबर होता है। अगर मैं बात करूं डीएनए और आरएनए मेनली आपके प्रोटीन से बनते हैं। ठीक है, डीएनए कैसा होता है आपका? डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स। और आरएनए कैसा होता है आपका? सिंगल स्ट्रैंडेड। इसमें फिर बाद में आपके बेस पेयर्स एटीजीसी या इसमें एयूजीसी हो जाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन आपका न्यूक्लिक एसिड मेनली डीएनए और आरएनए होते हैं, और ये आपके किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। तो कहीं ना कहीं स्टार्च इसमें तो आएगा नहीं, प्रोटीन में नहीं आ रहा वो। मैं बात कर रहा हूं लिपिड। लिपिड क्या होता है? लिपिड आपके ऐसे फैट होते हैं, वाटर सॉल्यूबल फैट्स। लिपिड क्या होते हैं? आपके वाटर सॉल्यूबल फैट्स। अगर मैं बात करूं मेनली है क्या? मेनली है ये आपके फैट। अगर मैं बात करता हूं स्टार्च, स्टार्च मेनली आपके फैट में नहीं आता, स्टार्च आपके फैट में भी नहीं आता। ठीक है, अब आपका एक ही ऑप्शन बच गया, वो क्या आपका? कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च आपके कार्ब्स में आता है, कार्बोहाइड्रेट में आता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कार्बोहाइड्रेट के भी किस टाइप में आता है ये, तो उसके लिए आपको मालूम है कार्ब्स मेनली आपके चार टाइप के होते हैं। कार्ब्स का मतलब क्या होता है? शुगर। सबसे पहला क्या होता है? मोनोसेक्राइड। सेक्राइड का मतलब शुगर होता है। डाइसेक्राइड, फिर आता है आपका ओलिगोसेक्राइड, फिर आता है आपका पॉलीसेक्राइड। ठीक है, ये चार टाइप के होते हैं कार्ब्स आपके, चार टाइप के। तो मेनली अगर मैं बताऊं आपके मोनोसेक्राइड में क्या आते हैं? मोनोसेक्राइड में आपके आते हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। डाइसेक्राइड में क्या आते हैं? डाइसेक्राइड में आपके आ जाएंगे बेसिकली सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। ओलिगो में क्या आएंगे? ओलिगो में आपके ग्लाइकोप्रोटीन आ गया। अगर मैं बात करता हूं पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड को हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या कॉम्प्लेक्स शुगर के नाम से भी जानते हैं। पॉलीसेक्राइड में क्या क्या आता है आपका? सेल्यूलोज हो गया, स्टार्च हो गया, काइटिन हो गया, पेप्टिडोग्लाइकन हो गया। ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं? ये सब एग्जाम्पल होते हैं आपके पॉलीसेक्राइड के। तो अगर मैं बताऊं स्टार्च, स्टार्च मेनली किस में आ रहा है? स्टार्च आ रहा है कार्बोहाइड्रेट के किस टाइप में? मोनो में भी नहीं आ रहा, डाई में भी नहीं आ रही, ओलिगो में भी नहीं आ रही, वो आ रहा है आपके पॉलीसेक्राइड में। तो स्टार्च जो है, स्टार्च बेसिकली किससे बिलोंग करता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के भी किससे? पॉलीसेक्राइड। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है,
विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ज़ेरोफाइट्स। अबे ज़ेरोफाइट्स क्या होता है? देखो, फाइट्स का मतलब तो हो गया आपका प्लांट, फाइट का मतलब हो गया आपका प्लांट, ठीक है। जीरो का मतलब हो गया जो बेसिकली डेजर्ट वाले प्लांट होते हैं, जो डेजर्ट में पाए जाते हैं, डेजर्ट वाले प्लांट। बोला कि इन चारों में से कौन सा ऐसा फीचर है जो कि डेजर्ट वाले प्लांट का फीचर नहीं है, नहीं है। अच्छा, क्या आपके डेजर्ट वाले प्लांट में स्मॉल लीव्स होते हैं? ऑब्वियसली हाँ, डेजर्ट वाले प्लांट में हमारे स्मॉल लीफ होते हैं। इसका एग्जांपल कैसे है? देखो, अगर आपके प्लांट का सरफेस एरिया ज्यादा होगा, मतलब अगर आपके प्लांट की लेंथ ब्रेड ज्यादा होगी, तो उससे क्या होगा, उससे बेसिकली उसमें ट्रांसपिरेशन का रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन। इसीलिए डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए बहुत छोटे साइज के होते हैं, ताकि उसमें ट्रांसपिरेशन का रेट कम हो। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो गैसेस का रेट जो है क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो फीचर होता है, हमें तो फीचर नहीं चाहिए, तो ये ऑप्शन में करिए आपका। और अगर हम देखेंगे स्टोमेटा इन पिट्स, स्टोमेटा बहुत बेसिकली आप कह सकते हो कि बहुत ही कम अमाउंट में होनी चाहिए इनके अंदर। स्टोमेटा अगर ज्यादा होंगे तो क्या होगा? अगर स्टोमेटा ज्यादा होगा, अगर स्टोमेटा ज्यादा होगा तो अपना पोर खोलेगा, अगर स्टोमेटा खुल गया तो आपका ट्रांसप्रेशन का रेट भी ज्यादा हो जाएगा। तो हाँ, स्टोमेटा भी कम होता है, ये भी फीचर है, ये भी ऑप्शन में नहीं है। वैक्सी क्यूटिकल, देखो क्यूटिकल वैक्सी होता है, मतलब थोड़ा सा आप कह सकते हो कि वैक्सी टाइप का होता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा गैस उसमें बाहर एक्सचेंज ना हो पाए, उसमें आपका डिफ्यूजन ना हो पाए, अंदर से बाहर ट्रांसपिरेशन ना हो पाए, तो ये भी फीचर होता है। इसमें लिखा है लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा, लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा। देखो, स्टोमेटा का अमाउंट, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, स्टोमेटा का अमाउंट कम होना चाहिए। अगर स्टोमेटा का नंबर ज्यादा होगा तो उसमें ट्रांसपिरेशन भी ज्यादा होगा। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब आप गैसेस से खाली गैस मत समझना, इसमें ये वाटर भी निकालता है। वाटर कैसे निकालता है? वेपर की फॉर्म में, वाटर वेपर। अगर उसमें स्टोमेटा ज्यादा होगा तो गैसेस के थ्रू वाटर वेपर भी बाहर निकाल देगा। लेकिन भाई डेजर्ट वाले प्लांट में एक तो वैसे ही वाटर का अमाउंट कम होता है, अगर ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा तो वाटर वैसे वो गैसेस की फॉर्म में बाहर निकाल देगा, ये तो फिर और ज्यादा बेकार हो जाएगा उसके लिए। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि आपके जीरो फाइट्स में लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा नहीं होता, और लेकिन इसमें तो बोल रखा है होता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि इसका फीचर नहीं है, जीरो फाइट का फीचर ये नहीं होता आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो सही ऑप्शन हो क्या होगा आपका? ऑप्शन बी। प्लांट में, डेजर्ट वाले प्लांट में आपके स्टोमेटा का अमाउंट बहुत कम होता है, इसमें लिखा है ज्यादा होता है, ये फीचर तो नहीं है उसका। इसका मतलब सही ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, ठीक है। Halophytes are the plants that grow on which one among the following categories of soil? Halophytes, फाइट्स मतलब दोबारा से आपका प्लांट हो गया। हेलो मतलब अब हम देखते हैं हेलोफाइट कौन से प्लांट होते जो कि कौन से सॉइल कंडीशन पे ग्रो करते। तो देखो, एसिडिक सॉइल में, एसिडिक सॉइल में आपका ग्रो नहीं करता। देखो, आपने इसको कंपेयर कर सकते हो। हेलो, हेलो बेसिकली थोड़ा केमिस्ट्री का वर्ड है। हेलो अगर आपको याद होगा तो हेलो का मतलब क्या होता है? हेलोजन से रिलेट कर सकते हो आप, हेलोजन। तो क्या बेसिकली आपका हेलोजन में क्या आता है? क्या आपका सॉल्ट आ सकता है हेलोजन में? क्या हेलोजन आपके सॉल्ट फॉर्म करते हैं? बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हेलो वर्ड जो है वो किससे लिंक कर रहा है आपको? हेलोजन से। हेलोजन में क्या आते हैं आपके? सॉल्ट। एसिड नहीं आता नॉर्मली, ब्लैक और सैंडी भी नहीं आता। तो बेसिकली सलाइन कंडीशन में, सलाइन कंडीशन में जो आपके प्लांट ग्रो करते हैं, सलाइन कंडीशन का मतलब है कि ऐसे प्लांट जहां पर जो ग्रो करें सॉइल में, सॉइल में सलाइन कंडीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसमें बेसिकली मैं बोलना चाह रहा हूँ सॉल्ट की कंडीशन बहुत ज्यादा है, उसमें जो ग्रो करते हैं उन प्लांट को क्या बोला जाता है? हेलोफाइट्स बोला जाता है, ठीक है। तो बेसिकली आपका सही ऑप्शन जो होगा उसमें क्या होगा आपका? सलाइन सॉइल। हेलोफाइट्स आपके सलाइन सॉइल में ग्रो करते हैं, ठीक है। Which one among the following is not a part, not a part of vascular bundle in plants? कौन से ऐसे इसमें ऑप्शन है जो कि वस्कुलर बंडल का पार्ट नहीं है? तो अगर मैं वस्कुलर बंडल की बात करूं तो क्या होता है? अगर मैं बात करूं प्लांट किंगडम,
प्लांट किंगडम आपके मेनली 5 टाइप के थे, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। सबसे पहले जो वस्कुलर टिश्यू आया था, सबसे पहले वस्कुलर बंडल जो आया था किस में आया था, आपके टेरिडोफाइट्स में। अब ये वस्कुलर बंडल होता क्या है, जाइलम, फ्लोएम, मेनली ये दोनों मिलकर के आप क्या बनाते हैं, वस्कुलर टिश्यू बनाते हैं। वो आप वस्कुलर टिश्यू कह सकते हो या आप कह सकते हो कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स। अच्छा वस्कुलर बंडल होता क्या है, आप एक छोटा सा डायग्राम देखो। मेनली आपका वस्कुलर टिश्यू है, लेकिन मैंने आपको बताया था पिछले किसी क्वेश्चन में कि जाइलम हमेशा यूनिडायरेक्शनली काम करता है, एक ही डायरेक्शन में काम करता है। तो अगर एक ही डायरेक्शन है तो ये वाला पार्ट क्या होगा आपका, जाइलम। लेकिन फ्लोएम आपका बाय डायरेक्शनली काम करता है, ऊपर भी जाता है नीचे भी फूड को लेकर के जाता है। तो अगर बाय डायरेक्शनली दिखा रहा है, ये क्या होगा आपका फ्लोएम। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, इनके ट्यूब्स आपस में एक दूसरे के चलते हैं पैरेलल। लेकिन जाइलम और फ्लोएम इनको एक और बीच में एक और ऐसा पार्ट होता है जिन दोनों को सेपरेट करके रखता है, सेपरेट आउट करके रखता है। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, जो कि बीच में होता है और इन दोनों को सेपरेट करके रखते हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं कैम्बियम। कैम्बियम, कैम्बियम प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ करने में हेल्प करता है, सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट, सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट में हेल्प करता है कौन, आपका कैम्बियम। ठीक है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि कैम्बियम जो है, ये तीनों पार्ट मिलके जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम, ये तीनों पार्ट मिलकर क्या बनाते हैं आपका वस्कुलर टिश्यू या वस्कुलर बंडल। जाइलम तो पार्ट होता है, फ्लोएम भी पार्ट होता है, कैम्बियम भी पार्ट होता है, लेकिन ये एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस पार्ट नहीं होता। तो ये ऑप्शन भी कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया। इसने ये भी तो पूछा कि नॉट अ पार्ट, नॉट अ पार्ट में कौन है ये, तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, एंडोडर्मिस। ये तो लेयर होती है, एक्टोडर्मिस, एंडोडर्मिस, ये सब आपकी लेयर होती है। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट है वस्कुलर बंडल के, ये पार्ट नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन बी। ठीक है, विच ऑर्गेनिक एनिमल सेल्स कैन डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल्स। इनमें से कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनिल है जो कि फॉरेन मटेरियल, बाहर से जो सेल के अंदर आता है कोई भी सब्सटेंस, इसको कौन डाइजेस्ट कर जाता है। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रांसपोर्टेशन का। इसका दो टाइप होते हैं, रफ और स्मूथ, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, लिपिड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन ये आपके डाइजेस्ट नहीं करते फॉरेन मटेरियल को। तो ये ऑप्शन कट गया आपका। गोल्जी बॉडीज भी आपके पैकेजिंग का काम करता है, प्रोटीन के मेनली, और एक ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का भी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, लेकिन ये भी आपके फॉरेन मटेरियल को नहीं मारता। माइटोकॉन्ड्रिया को तो हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्या प्रोवाइड करता है आपको, एनर्जी, प्रोवाइड्स एनर्जी, आप लिख सकते हो प्रोवाइड्स एटीपी, लेकिन ये भी आपके फॉरेन पार्टिकल को नहीं मारता। लाइजोसोम जो होता है, लाइजोसोम के पास एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स, एंजाइम्स में इसके पास दो एंजाइम्स होते हैं, एक होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स, एक होता है हाइड्रोलिटिक। इन्हीं एंजाइम के हेल्प से, इन्हीं एंजाइम के हेल्प से अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल, एक फॉरेन मटेरियल आपके सेल के अंदर एंटर कर जाता है, तो उसको किल कौन करता है, आपकी ये एंजाइम्स किल करते हैं। ये एंजाइम्स कौन रिलीज कर रहा है, आपके लाइजोसोम। तो फॉरेन मटेरियल अगर कोई भी सेल के अंदर एंटर कर जाता है, तो उसको डाइजेस्ट या किल कौन कर देता है, आपका लाइजोसोम। ठीक है, बाकी सबके काम तो अलग अलग है, लाइजोसोम का काम है डाइजेशन करने का। ठीक है, सो ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन बी। Photosynthesis that converts light energy into chemical energy by plants involves the use of green pigment of chlorophyll, pigment of leaves called chlorophyll. The only structure in a leaf that hosts chlorophyll is,
आपको मालूम है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल, इससे क्या बनता है आपका, बनता क्या है आपका C6H12O6, ग्लूकोज, हाइड्रोजन गैस उड़ जाती है, ऑक्सीजन बनता है, और क्या बनता है, एनर्जी बनता है। ठीक है, ये आपका क्या फोटोसिंथेसिस। तो पूछ रहा है कि आपके ग्रीन पिगमेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आपके कहाँ पाए जाते हैं, क्लोरोफिल बेसिकली आपके कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। क्या क्लोरोफिल आपके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, नहीं। क्या देखो न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, डीएनए या आरएनए, डीएनए और आरएनए, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ऑप्शन में नहीं है। राइबोसोम क्या हेल्प करता है, ये हेल्प करता है आपके प्रोटीन फॉर्मेशन में, इसमें भी आपके क्लोरोफिल नहीं पाए जाते। क्रोमोसोम्स आपके क्रोमेटिन नेटवर्क का एक क्रोमेटिन नेटवर्क जो होते हैं डीएनए के मतलब आपके न्यूक्लियस के अंदर, ये उसका एक कंडेंस फॉर्म होता है, ये भी क्या कैरी करता है, ये भी आपके न्यूक्लिक एसिड कैरी करता है। यहाँ भी क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होते। लेकिन मैं बात करता हूँ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और यही आपके फोटोसिंथेसिस करवाने में हेल्प भी करता है। क्लोरोप्लास्ट आपके किसका फॉर्म होता है, ये आपके प्लास्टिड का फॉर्म है, प्लास्टिड। प्लास्टिड आपका एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल होता है, प्लास्टिड आपका एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल होता है जो कि मेनली क्या काम करता है, मेनली आपके कलर प्रोवाइड करता है प्लांट के पार्ट्स में, डिफरेंट पार्ट्स में। तो प्लास्टिड का एक पार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट जिसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। आपके क्वेश्चन में ये तो पूछा गया है कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो क्लोरोफिल को होस्ट करता है, तो कौन सा स्ट्रक्चर होता है, वो आपका क्लोरोप्लास्ट। बाकी किसी के पास भी क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्लोरोफिल किसी के पास भी नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट के पास खाली क्लोरोफिल होता है। ठीक है, बात तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो मेनली जो कंक्लूजन निकला आपके CDS बायोलॉजी 2024 सेकंड का, उसमें हमने ये देखा कि बेसिकली आपके प्लांट्स के टॉपिक पे से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आए थे, प्लांट्स के टॉपिक पे से, और सेल्स पे भी क्वेश्चन ज्यादा आए थे, लेकिन हमने देखा मेनली प्लांट पे क्वेश्चन ज्यादा आए थे। तो हो सकता है कि नेक्स्ट बार ये फॉर्मेट चेंज कर दे, लेकिन आपको प्लांट के जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे ताकि आप अच्छे से इजिली मार्क्स गेन कर पाओ। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके CDS बायोलॉजी 2024 के सेकंड एग्जाम के थे। तो इससे आपको ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में। जय हिंद।